हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं टीएस ईलेट का जो नेक्स्ट प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूपी पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। विच क्रिटिक ऑब्जर्व दैट इलियट्स प्ले ट्रांसफॉर्म्स हिस्ट्री इनटू रिचुअल ड्रामा। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रिचुअल ड्रामा क्या होता है। एक्चुअली रिचुअल ड्रामा हम कह सकते हैं, रिचुअल को आप थोड़ा स्पिरिचुअल पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। रिचुअल मीन्स स्पिरिचुअल, ऐसे ड्रामास जिनमें क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स, वर्शिप एलिमेंट्स या प्रेयर एलिमेंट्स को शामिल किया जाए और उसका एम हो लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करने का, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भावना को इनकलकेट करने का जो एम रहता है लेखक का, वो ड्रामा कहा जाता है रिचुअल ड्रामा। तो ये बात किसने कही है? इट हैज़ बीन सेड बाय डेविड डेचीज। डेविड डेचीज ने इस मर्डर इन द कैथेड्रल के बारे में ऐसा बोला है। नेक्स्ट वन इज इन विच पार्ट ऑफ द प्ले डस बेकेट डिलीवर हिज क्रिसमस सरमन। चलिए, जो प्ले है दो पार्ट हैं उसके, और उसमें बीच में एक इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड का मतलब जैसे जिसकी थीम प्ले से थोड़ा हटकर होती है। तो थॉमस बेकेट इतने साल बाद वापस आते हैं अपने देश। बहुत सारे लोग उनको देखने पहुंच जाते हैं, उनको ग्रीट करने पहुंचते हैं वहां पर। तब वो उनको एक प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग मतलब उनको अपने उपदेश देते हैं कि उन्हें पता है कि वो डेफिनेटली ही विल बी किल्ड, तो मरने से पहले कम से कम उनको अपनी सबसे बेस्ट प्रीचिंग दे सके। कब देते हैं? ड्यूरिंग द इंटरलूड बिटवीन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Which device does Eliot use when the tempters echo the style of medieval morality plays? Intertextuality, allegory, satire and farce. तो जो डिवाइस यूज की है, जो तरीका यूज किया है टीएस इलियट ने, दैट इज एलिगरी। मतलब सिंबॉलिकल कहानी रहती है, कहा कुछ और जाता है, मतलब कुछ और निकलता है, दैट इज एलिगरी। The knight's speeches after the murder are in blank verse, prose, rhymed couplets and liturgical chant. तो जो नाइट्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं बेकट के मर्डर को, तो दैट इज इन प्रोज। प्रोज में कहा जाता है। वैसे ज्यादातर टीएस इलियट ने कोशिश की है ड्रामास लिखने की, दैट इज पोएटिक ड्रामा। उनका मतलब था कि जो पोएटिक ड्रामा की जो जॉनरा है विलुप्त होता जा रहा है उसको रिवाइव किया जाए। इस वजह से उन्होंने ये प्ले लिखे थे, जैसे आपका द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रीयूनियन एंड मर्डर इन द कैथेड्रल। लेकिन ये जो नाइट्स का डायलॉग है दैट इज इन प्रोज। हिस्टोरिकली बेकेट वाज कैनोनाइज्ड एज अ सेंट। कैनोनाइज्ड का मतलब होता है जैसे ऑफिशियली किसी को दर्जा देना। तो वो साधु के रूप में, संत के रूप में उनको दर्जा कब दिया गया था? तीन चार ऑप्शन, 1173, 1185 एंड 1200, 1215। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 1173, विद इन 3 years ऑफ हिज डेथ, जब उनका मर्डर हो गया था। चलिए असैसिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि पहले वो पॉलिटिकल इंसान थे, एक पॉलिटिकल पद पर थे, और उसी पॉलिटिकल पद पे रहते हुए राजा से उनका संबंध खराब हो गए, वो विदेश भाग गए, बाद में वापस आए तो मारे गए। तो दैट कैन बी कॉल्ड असैसिनेशन मोर देन मर्डर। हालांकि वो है मर्डर ही, बट असैसिनेशन इज द करेक्ट टर्म। बेकट वॉज मर्डर्ड इन कैंटरबरी कैथेड्रल। कब मारे गए? अभी अब जो आंसर था उससे आप समझ गए होंगे, 3 साल बाद, मतलब 1173 में उनको कैनोनाइज किया गया था। तो 3 साल पहले 1170, ही वॉज मर्डर्ड इन 1170। हिस्टोरिकली जो करेक्ट डेट है दैट इज 1170। ऐसे क्वेश्चन आप याद रखें क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, हिस्टोरिकल टाइप के क्वेश्चन भी। वी डू नॉट विश एनीथिंग टू हैपन, हु स्पीक्स? बेकट, प्रीस्ट, कोरस एंड नाइट्स। कोरस जो वहाँ पे महिलाएं तमाम आ गई होती हैं कैंटरबरी की, वो बोलती हैं आकर के, वो कहती हैं कि हम नहीं चाहते कुछ भी घटित हो। कुछ भी घटित होने का मतलब वो समझ चुकी हैं कि ये बेकट का आना यहाँ, वो नहीं चाहती बेकट वापस आए, क्योंकि देर इज ग्रेट डेंजर फॉर हिज लाइफ। और यही होता है, जब वो आते हैं तो मारे ही जाते हैं। तो महिलाएं चाहती हैं, हम कि नहीं चाहते कुछ भी घटित हो, मतलब कोई भी घटना घटित हो, ना बेकट यहाँ आएंगे ना वो मारे जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग की बात है, प्ले मतलब जो शुरू होता है तो कोरस जो बोलती है उसमें। The last temptation is the greatest treason, to do the right deed for the wrong reason. Who says this? First tempter, second tempter, fourth tempter and Beckett. तो ये बात बोली गई है बेकट के द्वारा। वो कहते हैं जो लास्ट टेम्पटर आता है वो कहता है कि आप
इटर्नल ग्लोरी प्राप्त करेंगे। अगर आप मारे जाएंगे, हम आपको मार देंगे, तो इसका मतलब आप यू विल बी कैनोनाइज्ड एज सेंट, और हिस्ट्री में आपको सेंट की उपाधि मिल जाएगी। द फोर टेम्पटर्स सिंबलाइज, चारों से टेम्पटर्स आते हैं, क्या क्या बोलते हैं? पहला उनको लस्ट और पावर, लस्ट और प्लेजर का टेम्पटेशन देता है कि आप अपने आराम से, जैसे आप यंग डेज में थे, वाइन एंड विमिन और तमाम चीज़ों में आप रहे थे, वैसे आपको मिल जाएंगे तमाम चीज़ें, आप फिर से आ जाइए राजा के शरण में। दूसरा उनको पावर, पद की लालसा देता है कि आपको फिर से वो पद मिल जाएगा जो वो होते हैं पहले। तीसरा कहता है कि आप राजा के विरुद्ध हो जाइए, रिविलियन करिए। चौथा प्राइड ऑफ मार्टरडम, चौथा उनको बोलता है अगर आप मारे गए, आपको मार्टरडम का दर्जा मिल जाएगा, सेंट का दर्जा मिल जाएगा। तो बस यही होता है चारों का सिंबॉलिकल मीनिंग: प्लेजर, पावर, रिविलियन एंड प्राइड। इनका आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है कि पहला क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है। तो सिंपल है, प्लेजर, पावर, रिविलियन एंड प्राइड ऑफ मार्टरडम, क्योंकि मार्टरडम लास्ट में ही रखना है, क्योंकि मारे जाते हैं तो लास्ट, इसके बाद तो कोई टेम्पटेशन मिलेगा नहीं, तो लास्ट हो गया। और सबसे पहले शुरुआत किससे की जाती है? वाइन एंड विमेन, प्लेजर से। द कोरस इन द प्ले इज मॉडल्ड ऑन medieval morality plays, Greek tragedy chorus, Shakespearean clowns and biblical prophets. तो बी इज द करेक्ट वन, ग्रीक ट्रेजिडी कोरस। एक्चुअली टीएस इलियट ने 1929 में, मैं उससे पहले भी दो वीडियोस में इस बात बता चुका हूँ, अपने आप को बोल दिया था कि ही इज अ रिलीजियस राइटर और इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ड्रामा। उनको क्लासिकल ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट था, तो क्लासिकल ड्रामा के एलिमेंट्स को शामिल किया है, दैट इज ग्रीक ट्रेजिडी मॉडल पे उन्होंने कोरस को शामिल किया है अपने तीनों प्लेस में। जैसे मर्डर इन द कैथेड्रल में तो ये विमेन हो गई एज ए कोरस, और जो उनका प्ले है कॉकटेल पार्टी में, उसमें जूलिया और पीटर एज कोरस का काम करते हैं। जो तीसरा प्ले है द फैमिली रीयूनियन, उसमें हैरी की जो मौसी और चाचा वगैरह, मामा जो भी हैं, आंट्स एंड अंकल्स, तो वो सारे लोग कोरस का काम करते हैं। तो कोरस लगभग तीनों प्ले में शामिल किया उन्होंने एज क्लासिकल एलिमेंट। The Knight's speeches after Becket's murder serve as comic relief, propaganda, lyrical chorus and religious sermon। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा होता है, इनको मरवाने का राजा का आदेश होता है, तो उसको वो जस्टिफाई करते हैं। हम कह सकते हैं कि जस्टिफिकेशन के चक्कर में ऐसा वो करते हैं। तो दैट हैज बीन डन बाय द नाइट्स आफ्टर मर्डरिंग बेकट। द प्ले इज ऑफन कॉल्ड Christian morality play in modern verse, Shakespearean tragedy, historical chronicle play and satirical comedy। तो कहा गया है क्रिश्चियन मोरलिटी प्ले इन मॉडर्न वर्स, मॉडर्न सेंस में लिखा गया है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को ध्यान में रख के लिखा गया है। ओवरऑल जो थीम है इसकी वो है मार्टरडम। मार्टरडम मतलब शहीद हो जाना अपने आप को किसी अच्छे कॉज के लिए, दैट इज थीम ऑफ द प्ले। द फोर्थ टेम्पटर इज यूनिक। ऐसा क्या है उसमें जो यूनिक है? ही टेम्प्ट्स विद फिजिकल प्लेजर, ये पहला वाला करता है। ही टेम्प्ट्स विद इटर्नल ग्लोरी, ही प्रेजेंट्स द किंग, रिप्रेजेंट द किंग, ही रिप्रेजेंट द नाइट्स। तो ही रिप्रेजेंट या उसको टेम्प्ट्स करता है बेकट को इटर्नल ग्लोरी। वो कहता है कि आप मर जाओ, मरना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मार्टरडम का, संत का दर्जा मिल जाएगा, शहीदी का दर्जा मिल जाएगा। तो यही वो करते हैं, तो ये यूनिक है। पहला बोलता है पावर की बात, पहला बोलता है प्लेजर की बात, दूसरा बोलता है पावर, और तीसरा बोलता है कि आप रिविलियन कर दीजिए, और चौथा मार्टरडम। बेकट्स क्रिसमस sermon emphasizes the paradox of joy in martyrdom, the futility of politics, glory of the king, betrayal of the church। तो ये पैराडॉक्स ऑफ मार्टरडम, वो बोलते हैं कि शहीद होने में भी एक मजा है। तो पैराडॉक्स एक्चुअली जॉय कुछ नहीं होता, मरना कौन चाहेगा, मरने में कौन सा मजा, लेकिन वो अपने आप को शहीद, जानबूझ के शहीद दिखाना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज पैराडॉक्स। द प्रीट्स रिप्रेजेंट कॉमिक साइड कैरेक्टर्स, क्लैरिकल कॉशन एंड फियर, टेम्पटर्स, जस्टिफिकेशन फॉर बेकट। क्लैरिकल कॉशन एंड फियर, ये प्रीस्ट जो होते हैं चर्च में, वो रिप्रेजेंट करते हैं इस सेगमेंट को। द टाइटल मर्डर इन द कैथेड्रल एम्फोसाइजेस सेकुलर लोकेशन, sacred violation of holy space, comedy in the church, rebellion in court। क्योंकि
कैथेड्रल जो गिरजाघर है वहां पर मर्डर जैसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए, वहां तो प्रेयर, वर्शिप और मेडिटेशन तमाम चीजें होती हैं। तो वहां पे वायलेट किया गया है, जानबूझ के उसको नियम तोड़े गए हैं। तो इसका जो टाइटल है मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन मान लो फॉरेस्ट होता या कुछ और होता तो और बात थी। कैथेड्रल है तो जानबूझ के वायलेट किया गया है उस प्लेस को, तो दैट इज सैक्रेड वायलेशन ऑफ होली स्पेस। टी.एस. Eliot himself called it Christian tragedy, a modern morality play, a poetic chronicle, a Greek imitation. तो इलियट ने जानबूझ के इसको बोला है मॉडर्न मोरलिटी प्ले। मोरलिटी प्लेस में जिस तरह से लोगों को अंततः शिक्षा देने का काम किया जाता था, उसी हिसाब से क्रिश्चियनिटी मार्टरडम की थीम को अराउज किया गया है जानबूझ के, तो उन्होंने बोला है मॉडर्न मोरलिटी प्ले। हु सेड द नाइट्स जस्टिफिकेशन इज एन इंट्रूजन ऑफ मॉडर्न रियलिज्म। जब नाइट्स इनको मारने के बाद जस्टिफाई करते हैं प्ले को कि हमने इसको इसलिए मारा क्योंकि राजा के विरुद्ध हो गए थे, चर्च के विरुद्ध हो गए थे, तमाम बातें। तो ये जो जानबूझ के जस्टिफिकेशन किया गया है, तो कह सकते हैं कि जो रियलिज्म वाला एलिमेंट था, रियलिस्टिक एलिमेंट था, उसको कहीं न कहीं तोड़ा गया है। ये क्रिटिक का मानना है। कौन से क्रिटिक का मानना है कि रियलिटी से छेड़छाड़ की गई है उनके नाइट्स के जस्टिफिकेशन के द्वारा। जॉर्ज स्टेनर, E.M.W. टिलियर्ड, हेलन गार्डनर एंड ह्यू डिकिंसन। तो ये जॉर्ज स्टेनर को लगा है ऐसा कि रियलिस्टिक एलिमेंट से छेड़छाड़ की गई है जानबूझ के नाइट्स के जस्टिफिकेशन के द्वारा। F.R. Lewis criticized the play for overuse of ritual and lack of realism, too much comedy, historical errors and shallow theology। तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया गया है रिचुअल का, क्रिश्चियन ट्रेडिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है ये प्ले, लैक ऑफ रियलिज्म है इस प्ले में, ये F.R. लेविस ने क्रिटिसाइज किया है। यू शैल नॉट मेक माई मार्टरडम ए कॉमेडी सैड बाई, क्योंकि मेरे मार्टरडम की बात हो रही है, तो मार्टर कौन बनता है? बेकट, तो बेकट के द्वारा ही कहा गया है। Humankind cannot bear very much reality first appears in Becket's sermon, the chorus lament, the knight's speech, the priest's prayer। कोरस शुरुआत में जो महिलाएं हैं लैमेंट कर रही होती हैं, उनको लगता है कि बेकट डेफिनेटली विल बी किल्ड, तब ये बात बोलती हैं कि जो मानव जाति है वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई गिव माई लाइफ टू द लॉ ऑफ गॉड अबव द लॉ ऑफ मैन। भगवान के नियम को मैं मानता हूँ इंसान के द्वारा बनाए गए नियमों से ऊपर। कौन कहता है? बेकट। फॉर द चर्च, द किंग एंड द पीपल ऑफ इंग्लैंड यूज्ड बाय प्रीस्ट, बेकट, नाइट्स, कोरस। नाइट्स के द्वारा जब वो जस्टिफाई करते हैं इनके असैसिनेशन को, तब बोलते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है वो चर्च के लिए हुआ है, राजा के लिए हुआ है, और अल्टीमेटली इंग्लैंड की जनता की खातिर हुआ है, क्योंकि बेकट सभी के विरुद्ध हो गए थे, ऐसा जानबूझ के वो बोलते हैं। द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 acts, 2 parts with an interlude, 5 acts, a single continuous act, 2 parts with an interlude। द अपोजिशन इन द प्ले इज बिटवीन, किसके बीच में लड़ाई है, या हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअल वर्सेस टेम्पोरल पावर, लव एंड ड्यूटी, जस्टिस वर्सेस मर्सी, रिच वर्सेस पुअर। स्पिरिचुअल वर्सेस टेम्पोरल, स्पिरिचुअल आप जानते हैं धार्मिक, और टेम्पोरल का मतलब होता है वर्ल्डली, सांसारिक। मान लो इसका सिनोनिम भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्डली। द विमेन ऑफ कैंटरबरी symbolize the elite clergy, the common fearful masses, the king's power and angels। the common fearful masses, masses का मतलब लोग, जनसाधारण, इनको वो रिप्रेजेंट करती हैं महिलाएं, और कैसी हैं? बहुत ज्यादा डरी हुई। द मार्टरडम मोटिव टाइस बेकेट टू, मोटिव का मतलब होता है मूल तत्व, मूल तत्व, जिस्ट टाइप। क्राइस्ट, हैमलेट, इडिपस एंड प्रोमीथियस। क्राइस्ट से टाई अप होता है इनका एज मार्टरडम, क्योंकि क्राइस्ट भी अपने आप को, उन्होंने भी दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपने आप को खतरों से खेले, और बाद में उनको क्रूसीफाई किया गया। इलियट डिस्क्राइब्ड द कोरस एज मर्मरिंग वॉइसेस, ग्रीक इनहेरिटेंस, द कलेक्टिव वॉइस ऑफ फियर, द यूनिवर्सल विटनेस। इलियट ने बोला है कि दीज आर द कलेक्टिव
It is the collective voice of fear. The line to the right deed for the wrong reason is often interpreted as Eliot's central paradox of sainthood, political and C Greek satire. D is नाइटली जस्टिफिकेशन। सी यहाँ से शुरू है। एलियट को लगा कि जो बेकट हैं वो जानबूझ के अपने आप को उनको मौका था उनके पास बचकर भागने का, या वो आते ही नहीं, उनको पता था आएंगे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे, फ्रांस से वापस इंग्लैंड आएंगे, तो कह सकते हैं कि जानबूझ के अपने आप को संत का दर्जा दिलवाने के लिए, शहीद होने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं ये पैराडॉक्सिकल डिसीजन था उनका कि संत भी बनेंगे और अपने आप को मरवा भी देंगे। दैट वाज पैराडॉक्सिकल। पावर इज प्रेजेंट, जस्टिस इज प्रेजेंट, बट पावर एंड जस्टिस कैन ओनली बी एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पावर और जस्टिस दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी होंगे। कौन कहता है? बेकट, नाइट्स, कोरस एंड प्रीस्ट। बेकट कहते हैं कि जस्टिस और पावर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनके बीच में विरोधाभास जरूर होगा। द इजी मैन लिव्स टू ईट, द मैन ऑफ ऑफिस टू रूल, हु टेम्प्ट्स विद दिस आइडिया। लिव्स टू ईट का मतलब यही है, प्लेजर वाली थीम, कि आप चाहो तो बहुत ज्यादा आप प्लेजरेबल लाइफ जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इस बात को कौन बोलता है? फर्स्ट टेम्पटर। द पीस ऑफ दिस वर्ल्ड इज ऑलवेज अनसर्टेन। दुनिया में शांति स्थिर नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। कौन कहता है? बेकट। We are the women of Canterbury. We are forced to bear witness. This reveals the chorus as passive narrators, collective conscience, political agents and prophets. कलेक्टिव कॉन्सेंस, वो नहीं चाहती कि उनके सामने कोई मर्डर हो, लेकिन वो उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वो आई तो है इनकी सरमन सुनने, लेकिन उनके सामने ही इनका मर्डर होता है, तो उनको मजबूरी में गवाह बना दिया जाता है, विटनेस बना दिया जाता है, साक्षी। Beckett's death represents political defeat, spiritual triumph of martyrdom, betrayal by king, rebellion crushed। तो डेथ क्या है? रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल ट्रायम्फ ऑफ मार्टरडम। द कोरस रोल इज टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वॉइस कम्युनल फियर, सफरिंग एंड कॉन्सेंस, एक्ट एज स्पिरिट्स एंड प्रोवोक द नाइट्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोरस यही चीजों का ध्यान देता है, सफरिंग, कॉन्सेंस, कम्युनल फियर। बेकट्स अल्टीमेट टेम्पटेशन वॉज, अल्टीमेट मतलब चौथा वाला क्या था? लस्ट, पावर, पॉलिटिकल रिविलियन, प्राइड एंड मार्टरडम। चौथा वाला यही था ना, इसके बाद कोई टेम्पटेशन नहीं था, क्योंकि इसके बाद सीधे मार दिए गए। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले इज क्लोजेस्ट टू कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ट्रेजिडी विद रिचुअल ओवरटोन्स, इपिक नैरेटिव एंड फार्स। तो ट्रेजिडी तो है ही है क्योंकि मर्डर हो रहा है, विद रिचुअल ओवरटोन्स, धार्मिक एलिमेंट्स के साथ। The play is primarily written in rhymed couplets, blank verse with prose passages, heroic couplets and prose only। तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। पोइटिक ड्रामा लिखने का इनका सपना था, टी.एस. एलियट का, कि मैं पोइटिक ड्रामा की जो जॉनरा है उसको रिवाइव करूंगा। तो दैट वाज हिज ड्रीम। बीच बीच में प्रोज पैसेजेस भी दिए हैं उन्होंने। द फोर्थ टेम्पटर पैरेलल्स डेविल टेम्पटिंग क्राइस्ट इन द डेजर्ट, ग्रीक ट्रेजिक आयरनी, जुडास एंड पिलेट। तो ये बोला गया, मतलब किसको पैरेलल? पैरेलल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इक्वल्स। जो है वो किसकी बराबरी करता हुआ दिख रहा है, किसके बराबर कंपैरिजन किया जा सकता है? तो ये डेविल टेम्पटिंग क्राइस्ट इन द डेजर्ट। इलियट्स यूज ऑफ रिचुअल एंड रिपीटिशन इज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर, एस्कलस, रेसिन एंड सोफोक्लीज। एस्कलस के द्वारा, एस्कलस एंड ह्यूमेनिडीज, यूरिपाइड्स, इनसे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। एस्कलस से प्रभावित होकर के लिखा है। हेलन गार्डनर डिस्क्राइब्ड द प्ले एज रिचुअल ड्रामा, एन एलिगरी ऑफ पॉलिटिक्स, अ ग्रीक सेटायर, ए कॉमेडी ऑफ मार्टरडम। तो रिचुअल ड्रामा कहा है उन्होंने इसको, धार्मिक प्ले कहा है। जॉर्ज स्टेनर नोटेड द कोरस कोर्स, सोफोक्लीज, एस्कलस, यूरिपिडीज एंड एरिस्टोफेंस। तो मैंने आपको बताया है जस्ट अभी ही, एस्कलस मिलता जुलता ही क्वेश्चन है उससे। Some critics argue Beckett's temptation reflects pride disguised as piety, pure politics, romantic
पैशन, ग्रीक, हवरिस। तो ये प्राइड डिस्गाइज्ड एज पाइटी, मतलब दिखाते तो अपने आप को। पाइटी का मतलब क्या होता है? धर्म परायणता, हिंदी में बोले तो धर्म परायणता, मतलब कोई बहुत ज्यादा धार्मिक हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये प्राइड भी होता है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपने आप को शहीदी का दर्जा दिलवाऊंगा, मार्टरडम जो भी है। तो उनके अंदर प्राइड भी होता है, कुछ क्रिटिक्स को ऐसा दिखता है उनके बेकेट के बिहेवियर में। द प्ले स्टाइल इज लिटर्जिकल पोएटिक ड्रामा, शेक्सपियन ब्लैंक वर्स ओनली, प्रोज नोबलिस्टिक स्टाइल, एपिक रोमांस स्टाइल। तो लिटर्जिकल पोएटिक ड्रामा, लिटर्जिकल क्या होता है? जो एक पूजा पद्धति थी कभी चर्च में, उसको कहा जाता था लिटर्जी। जब पूजा पाठ किया जाता था उसको लिटर्जी कहा जाता था। उसी से ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपने पढ़ा होगा मोरलिटी प्ले, मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, वहीं से निकले थे। तो उसी हिसाब से ये लिखा गया, उसी स्टाइल में, लिटर्जिकल पोएटिक ड्रामा। Beckett is depicted more as saint than politician than saint, comic martyr and romantic love. सेंट देन पॉलिटिशियन, जबकि थे ओरिजिनली वो पहले पॉलिटिशियन ही थे। इसी वजह से विवाद हुआ राजा से। इलियट इंसिस्टेड बेकेट मस्ट नॉट बी प्लेड एज पॉलिटिकल हीरो, पैसिव सेंट, कॉमिक क्लाउन एंड ट्रेजिक रेबल। उनको पॉलिटिकल हीरो नहीं दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मेन जो थीम है दैट इज मार्टरडम। मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज फर्स्ट परफॉर्म कब किया गया था पहली बार? 1935 में, एट कैंटरबरी कैथेड्रल पे ही, जहां ये चर्च है वहीं पर इसको 1935 में परफॉर्म किया गया। बेकेट वॉज आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये पॉलिटिकल पोस्ट थी उनकी, जिसकी वजह से क्लैशेस हुए थे राजा उनके बीच में। तो यही पोस्ट थी, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। किस राजा के मतलब शासनकाल में ये थे? तो दैट वॉज किंग हेनरी सेकेंड। किंग हेनरी सेकंड, ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। किंग हेनरी सेकंड के कार्यकाल के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स नोटेड दैट मर्डर इन द कैथेड्रल अचीव्स द फ्यूजन ऑफ लिटर्जी? लिटर्जी मैंने आपको बताया, एक पूजा पद्धति, प्रेयर स्टाइल ऑफ द चर्च एंड ड्रामा मोस्ट परफेक्टली इन इलियट्स वर्क, डेविड एचीज, E.M.W. टिलियर्ड, हेलन गार्डनर एंड क्लिंथ ब्रुक्स। तो ये कहा गया है यहाँ पर E.M.W. टिलियर्ड के द्वारा। Who described the play as a Christian tragedy without catharsis? कैथारसिस जो कि एरिस्टोटल की थियरी है, जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट्स का वर्गेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो कैथारसिस कहीं नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? रेमंड विलियम्स के द्वारा। Friends, these were the 50 questions from A Murder in the Cathedral. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel for upcoming videos. Thanks for watching.